Okay, question number 39. The amplitude of damped oscillator becomes half in 1 minute. The amplitude after 3 minutes will be 1 by x times of the original, where x is what? सबसे पहले let us talk about damped oscillator, क्योंकि ये टॉपिक जो है इस साल के लिए आपके सिलेबस से हटा दिया गया है. सो डैम्ड ऑसिलेटर मतलब क्या होता है बेसिकली समझ लो. एग्जाम्पल, हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे एक मास m है, और जब ये मास, फॉर एग्जाम्पल दिस इज मीन पोजिशन ऑफ द मास, राइट, बैलेंस्ड फोर्सेस, इक्विलिब्रियम पोजिशन. फिर मैं इस मास को शिफ्ट कर देता हूँ, डिस्प्लेस करता हूँ बाय डिस्प्लेसमेंट x. Then what we know is it will start oscillating, it will start performing simple harmonic motion, whose differential equation is given by d2x by dt square plus omega square x equal to 0. Correct? अगर आपको in terms of omega square x नहीं लिखना है तो you can write down in terms of k by m into x equal to 0. Right? Okay. When we talk about damping, अगर मैंने इस पूरे सिस्टम को पानी में डाल दिया तो वाटर क्या करेगा? वाटर विल एक्सर्ट अ रेजिस्टिव फोर्स. मतलब अगर आपको याद है, जब सिस्टम एयर में था, मतलब एयर भी बोलने से बेटर है कि जब वहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं था, मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिखा है उस केस की बात कर रहा हूँ. उस केस में ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्प्रिंग वाज दिस, एंड दिस वाज कॉल्ड एज रीस्टोरिंग फोर्स. सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर ही यहाँ से स्टार्ट किया था हमने. एक स्प्रिंग है, उसको मीन पोजिशन में डिस्प्लेस किया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि फोर्स इज रिस्टोरिंग फोर्स. फोर्स जो है वो स्प्रिंग को अपनी जगह पे वापस लाने की कोशिश करता है. तो दैट फोर्स वाज गिवन बाय दिस. तो इन दिस केस देयर वाज ओनली वन फोर्स एंड व्हिच वाज रिस्टोरिंग फोर्स. बट जब आप सेम स्प्रिंग और मास सिस्टम को किसी लिक्विड के अंडर या फिर किसी रेजिस्टिव फोर्स के एक्शन में अगर आप उसको ऑसिलेट करते हो, करवाते हो, तो और एक फोर्स एक्ट होता है विच इज ड्रैग फोर्स, विच इज रेजिस्टिव फोर्स ड्यू टू द फ्लूइड, एंड दैट ड्रैग फोर्स इज गिवन बाय लेट अस से Fd. ये है Fr restoring force, that is given by minus Bv, where V is a constant and V is velocity, let us say velocity of the motion of that object. तो नेट फोर्स, टोटल फोर्स आपका हो गया रिस्टोरिंग प्लस ड्रैग, रिस्टोरिंग माइनस के एक्स और माइनस bv ये है. And f, you already know what is f, mass into acceleration, that is equal to minus kx minus bv. Then you know what is acceleration, d2x by dt square minus kx minus bv. Therefore d2x by dt square is equal to minus k by mx minus b by mv. राइट? तो अगर आपको याद होगा कि जब हमारे पास सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स था, मतलब टॉकिंग अबाउट दिस केस ओनली रिस्टोरिंग फोर्स, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आता है x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव. राइट? दिस इज व्हाट यू गेट. करेक्ट? और ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. राइट? when you solve this differential equation, when you solve this particular differential equation, what we get is, just a minute, I need to be using the same symbols that your books use, तो मैं उससे ही चलने वाला हूँ, otherwise I'll change symbol and you will get confused. right? तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपको मिलता है x इज इक्वल टू e रेज टू a इंटू e रेज टू a इंटू e रेज टू माइनस bt बाई 2m cos या साइन ऑफ ओमेगा टी ओमेगा डैश टी प्लस फाइव. तो जब रेजिस्टेंस नहीं था तो x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव था.
जब रेजिस्टेंस है तो एम्पलीट्यूड भी डैम्ड है, क्योंकि एम्पलीट्यूड कम होना चाहिए ना, तो इसलिए माइनस साइन। ई रेस टू माइनस समथिंग मतलब इट इज डिक्रीजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। ई रेस टू माइनस बी टी बाई टू एम अगर आप प्लॉट करोगे तो वो एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड विल बी समथिंग लाइक दिस। तो एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा बेसिकली, एम्पलीट्यूड विल बिकम लेस। तो in this case this is the original amplitude a0 डैम्ड ऑसिलेशन में, डैम्ड ऑसिलेशन में। और ओमेगा डैश जो आता है, मतलब जो न्यू फ्रीक्वेंसी आता है, वो आता है अंडर रूट ऑफ k बाई एम माइनस बी बाई टू एम का स्क्वायर। इन द फर्स्ट केस जब वहां पे सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स था तो ओमेगा था अंडर रूट ऑफ k बाई एम, राइट। जब हम लोगों ने एक लिक्विड फ्लूइड लिया है, उसमें अगर एक ऑसिलेटर है और अगर ऑसिलेटर ऑसिलेट हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, तो फ्रीक्वेंसी भी ऑफ कोर्स कम होगा, तो इसलिए माइनस कर दिया हमने, माइनस माइनस बाय अ फैक्टर ऑफ b बाई टू एम का स्क्वायर। दिस इज द न्यू फ्रीक्वेंसी इन दैट केस, राइट। इवन दो वी डोंट नीड दिस मच, हमको इतना कुछ नहीं पता होना चाहिए, बट इन जनरल आगे के क्वेश्चंस में लग सकता है, तो मैंने बता दिया डैम्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं। So this is all about damped oscillations, right? Now, according to our question, the amplitude of a damped oscillator becomes half in 1 minute. सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, we know that amplitude of damped oscillator मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया that A is equal to A0 e raised to minus bt by 2m. This is the amplitude की बात कर रहा हूँ, right? According to the given condition, at t is equal to 1 minute, a is equal to a0 by 2, right? Okay, therefore a0 by 2 is equal to a0 e raised to b by 2m with a negative sign, और t की जगह पे 1 वैल्यू डाल देंगे, कैंसल कैंसल। तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस e raised to b by 2m is equal to 2, इक्वेशन नंबर 1। आगे उन्होंने ये बोला है the amplitude after 3 minutes will be 1 by x times of original. So at t is equal to 3, amplitude A is equal to a0 by x. Therefore ये a0 by x we will use this equation, और a हमको पता है, therefore a0 e raised to minus b t की वैल्यू 3 by 2m is equal to a0 by x, a0 कैंसिल, therefore आपको मिल जाएगा यहाँ से, इट इज सिंपल, x is equal to e raised to b by 2m into 3, लेकिन e raised to b by 2m इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ whole raised to 3, बट e raised to b by 2m है 2, तो 2 raised to 3, तो x की वैल्यू आ गई 2 raised to 3, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। व्हाट वाज नीडेड, हमको सिर्फ ये बताना चाहिए था कि डैम्ड ऑसिलेशन के केस में एम्पलीट्यूड का इक्वेशन क्या होता है, इसलिए मैंने आपको डैम्ड ऑसिलेटर ही बता दिया। व्हाट इज डैम्ड ऑसिलेटर? तो डैम्ड ऑसिलेटर के केस में इक्वेशन फॉर एम्पलीट्यूड इज a0 वेयर a0 इज अनडैम्ड। अगर वहां पे वो ड्रैग फोर्स, मतलब अगर हम ऑसिलेटर को पानी में नहीं, विदाउट एनी रेजिस्टेंस अगर हम लोग ऑसिलेटर को ऑसिलेट करवाते तो a0 एम्पलीट्यूड होता, लेकिन क्योंकि वहां पे मोशन को रेजिस्टेंस है तो e रेज टू माइनस बी टी बाई टू एम का फैक्टर आया है। तो इतना पता अगर है तो एट t इक्वल टू 1, 1 मिनट के बाद एम्पलीट्यूड हाफ हो गया, और मैंने इसलिए आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया था। ग्राफ ऐसा था कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a0 है, राइट। तो ऑसिलेटर क्या हो रहा है, ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो 1 मिनट के बाद ये हो गया आपका हाफ, राइट, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। तो इट इज जस्ट दैट कि आपको t इक्वल टू 1 डालना है, e रेज टू bm की वैल्यू 2 आ जाएगी, फिर t इक्वल टू 3 डालना है। उन्होंने बोला है एम्पलीट्यूड इज a0 बाई x, ओरिजिनल का 1x, राइट।
तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass m is attached to a spring of spring constant k and natural frequency is omega. An external force proportional to cos omega t is applied to the oscillator. The time displacement of the oscillator will be, and exactly for this particular reason I have told you about complete equation of damped oscillator. तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, देखो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ फोर्स ऑसिलेशन इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट, हमको पता है फॉर फोर्स्ड ऑसिलेशन displacement is given by x is equal to a sin of omega t plus phi, correct, right? एक्सटर्नल फोर्स एफ ऑफ टी अप्लाई किया गया है, तो दैट एफ ऑफ टी इज प्रोपोर्शनल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू एफ जीरो कॉस ऑफ ओमेगा टी, राइट? ओके, आपको पूछा गया है द टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटर विल बी प्रोपोर्शनल टू टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटर विल बी प्रोपोर्शनल टू, see what you need to know here is there are two forces, right? मैंने आपको ऑलरेडी बताया that you need to understand one thing over here. In any case जब हमारे पास सिर्फ f इक्वल टू माइनस के एक्स था, उस केस में भी हमने लिखा था x इज इक्वल टू एफ बाई के था m ओमेगा स्क्वायर, बराबर, क्लियर, सिंपल आइडिया। अब डेफिनेटली यहाँ पे भी जो टाइम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैं लिखूंगा एक्स जीरो इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एम इनटू, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे दो फोर्सेस है, जैसे मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में आपको पूरा बताया था दैट जब रेजिस्टिव फोर्स अगर होगा तो फ्रीक्वेंसी जो आता है क्या था, वो रूट ऑफ के बाई एम माइनस बी बाई टू एम का स्क्वायर, ये जो है ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो अंडर रूट ऑफ ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ये जो है, ये जो एक्स्ट्रा फोर्स हमने अप्लाई किया है एक्सटर्नल फोर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर, सिंपल। इसका मतलब जो मेरा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनेगा दैट इज फोर्स अपॉन दिस कांस्टेंट के, तो फोर्स अपॉन constant k, but k in this case is going to be m omega 0 square minus omega square. Why? Because I just told you external force के अफेक्ट जो होगा it will reduce the frequency, मैंने अभी बताया आपको, तो that means x0 is proportional to 1 upon m omega 0 natural frequency square minus this square, right? Correct? Good. So you have to understand that you have this particular option, right? अब कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि लिखते वक्त इतनी घाई होती है कि हम लोग भूल जाते हैं ओमेगा स्क्वायर इज के बाय एम, मतलब के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, हाँ, तो फाइनली जो रिजल्टेंट ओमेगा है इसका स्क्वायर होता है यहाँ पे, स्क्वायर, राइट? हाँ, तो ये याद रखना, के इज एम ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपका मिल गया ऑप्शन नंबर बी। This comes from the same theory as that of damped oscillation, so you have to go through it. By the way 2004 का क्वेश्चन है ये, so it is already very old और उस टाइम का सिलेबस अलग था,
and now it is different, but they are related, that's why I took it. 42, the displacement of a particle varies according to the relation x is equal to 4 cos of pi t plus sin of pi t. ये इजी है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आप क्या करोगे, x इक्वल टू 4 cos ऑफ पाई टी लिखोगे प्लस 4 sin ऑफ पाई टी लिखोगे और कंपेयर करोगे x इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस b sin ऑफ ओमेगा टी से। फिर आप बोलोगे a की वैल्यू और b की वैल्यू 4 है। फिर आप बोलोगे इन सच केसेस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r is given by under root of a square plus b square, that is under root of 4 square plus 4 square, that is under root of 2 times of 4 square, that is equal to 4 root 2। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। दैट्स इट, ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हुए हैं, तो एक्सट्रीमली सिंपल थिंग, दिस इज एक्सट्रीमली सिंपल थिंग। 43rd, a particle is executing simple harmonic motion of amplitude a along the x-axis about x equal to 0। about x equal to 0 मतलब x is equal to a sin of omega t यूज करना है। when its potential energy equals kinetic energy, the position of the particle will be। actually we have solved this but still I am going to do it again। हमने solve किया है। उन्होंने बोला है potential energy and kinetic energy are equal। potential energy is half k x square and kinetic is half k under root of a square minus x square। half k गया, so you will get 2 times of x square equal to a square, therefore you will get x square is equal to a square by 2, and therefore you will get x equal to under root of a square which is a upon under root of 2। so a by root 2 आपके पास ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दिस इज वेरी सिंपल, a by root 2 पे kinetic and potential energy are equal। 44th, a particle executes simple harmonic motion with an amplitude of 5 centimeter। मतलब एम्पलीट्यूड आपको दिया है 5 सेंटीमीटर का। when the particle is at 4 centimeter from the mean position, the magnitude of its velocity का magnitude in SI units is equal to that of acceleration, is equal to the acceleration। so magnitudes of acceleration and velocity are equal। its time period in second is, बहुत easy question है। if you know what is the formula for velocity and what is the formula for acceleration, if you remember, velocity था हमारा ओमेगा अंडर रूट ऑफ a square minus x square, और acceleration if I am not wrong it was just, if I am not wrong of course, हमने किया है ax square, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते हो ना आप उसको, तो ओमेगा नॉट ए, ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते हैं उसको, ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। लेकिन एम्पलीट्यूड मतलब क्या बोला है, मैग्नीट्यूड बोला है ना, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड है इसलिए हमने नेगेटिव साइन छोड़ दिया तो ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया। तो ये एक ओमेगा और ये एक ओमेगा कैंसल आउट हो गया, तो हमको मिल गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा एक्स। ए स्क्वायर हमको दिया है 5 सेंटीमीटर में, रहने देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 माइनस एक्स दिया है 4, 4 4 16, ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड एंड एक्स इज अगेन 4। तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 9, अंडर रूट ऑफ 9 इज 3, दैट इज 2 पाई बाय t, 4 4 to the 8, so t is 8 pi by 3 second, so this is 8 pi by 3 second, ऑप्शन नंबर डी। 44th का ऑप्शन नंबर डी है, सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन को इक्वेट करना। 2019 जेईई में इनका क्वेश्चन है ये।
So it brings me to a question mark, why are students so worried about physics? कुछ है ही नहीं है यहाँ पे. I mean, this is some simple a plus b a माइनस वाला थिंग है. यहाँ पे क्या है, एक चीज टर्म उठाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट लेना है, सॉल्व करना है, ये तो कर रहे हैं हम लोग. 46th, a body of mass 1 kg falls freely from a height of 100 meter. Okay. On a platform of mass 3 kilogram, which is mounted on a spring having spring constant K equal to 1.25 into 10 power 6 Newton per meter. The body sticks to the platform and the spring's maximum compression is found to be X. Given that G is 10 meter per second square, the value of X will be close to. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये. A body of mass 1 kilogram falls freely from a height. हमारे पास यहाँ पे 1 kg का एक बॉडी है which is falling on a platform, और उस प्लेटफॉर्म का मास है 3 kg from a height of 100 meter. This platform is mounted on a spring. तो जैसे ये 1 kg का बॉक्स यहाँ पे आके गिरेगा, ये it will stick हो जाएगा, तो it will compress the spring and that compression is x and that x you are supposed to find out. ऐसे क्वेश्चंस में you have to understand that first of all there are 2 to 3 basic concepts of physics that you may apply, that you may want to apply here. So to solve this question, what we must know is there is something called as inelastic collision that you must have learned in +1. हमारे पास अगर दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मोमेंटम होगा इनिशियल, if they are moving, let us say they are moving. First object has mass m1 velocity v1, second has mass m2 velocity v2, right? So by conservation of momentum, initial momentum equal to final momentum, so that is m1 v1 plus m2 v2 is equal to final momentum. फाइनल मोमेंटम क्या होगा कि दोनों बॉडीज कंबाइन हो जाएंगे m1 प्लस m2, और दोनों दे विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी कॉल्ड एज v फाइनल. क्योंकि फॉर एग्जांपल दो क्ले के बॉल है, दे आर कोलाइडिंग एंड दे आर देन मूविंग टुगेदर, तो ये आपको मिल जाएगा m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ vf. Therefore final velocity is equal to m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2. Right. This is what you need to know at the first place. अगर ये नहीं पता होगा तो then it is difficult for you to solve this question. तो हमको ये पता होना चाहिए. So for inelastic collision, after applying conservation of linear momentum, inelastic collision में kinetic energy conserved नहीं होता है, but momentum is conserved in any kind of collision. So conservation of linear momentum what you have is initial equal to final. Initial is m1 v1 plus m2 v2, and this is basically you have m1 plus m2 times of vf. Therefore vf is equal to m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2. Therefore vf is equal to m1 v1, right? अब प्रॉब्लम क्या है, here you will be stuck. Okay, why? Because you need to understand very properly what is m1, what is v1. मास 1 मतलब पहले ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम, बट v1 की वैल्यू नहीं पता. m2 मतलब इट इज लाइक 3, बट व्हाट इज v2, नथिंग. तो नीचे आ गया 4. दिस इज वेयर यू विल फेस प्रॉब्लम. This is where you have to understand how to solve
क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता देन यू विल एंड अप इन डिफिकल्टीज, राइट? So you need to be very sure that we are talking about initial velocities here, initial velocities here. Okay, तो ये आपको पता होना चाहिए. तो when I write m1 v1 plus m2 v2, इसका मतलब क्या होता है? अगर ये आपको नहीं पता है then you will be in problem. So what I will do is I will just tell you the final form after applying this particular concept, and I'll give you what is the final equation. और बाकी आप खुद थोड़ा सा 11th का देखो. This is what you will get. What is v1? Final velocity of object 1, मतलब जो मास m1 है, ये जब नीचे आके स्टिक होगा उसका फाइनल वेलोसिटी. वो कैसे निकालते हैं? वो ऐसा निकालते हैं, हमको पता है, you know that, right? v square equal to u square plus 2as, right? बट इनिशियल जो बॉडी था वो तो रेस्ट पे था, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि मास 1 को ड्रॉप किया गया है, राइट? एंड 2 इंटू नीचे क्यों आएगा? ड्यू टू एक्सेलेरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी. और s1 मतलब 100 है, क्योंकि हाइट कितना दिया है? 100 दिया है. तो v1 क्या मिल जाएगा मुझे? बेसिकली अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू 100. दैट इज बेसिकली यू हैव टू सॉल्व दिस 20 इंटू 100. ओके, तो जो भी आपको आंसर मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2000. Therefore final velocity vf will be under root of 2000 upon 4, right? What I have left for you is just to find out this formula. बाकी तो आपको पता ही है, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट छोड़ रहे हो and after some distance the velocity, final velocity is given by v square equal to u square plus twice as. This is basic assumption that you know this much, right? Then अब क्या होगा जब ये मास m1 प्लेटफॉर्म m2 पे आया, they stick together and there is compression, right? Good. The spring's maximum compression is found to be x. Maximum compression is found to be x. मतलब basically they are telling you that the object will start from extreme position, it will go maximum up to here. In a way they are trying to tell you, right? So other thing is that what you should know is when the velocity, when the platform is at its maximum compression, right? In that case you can write, देखो समझना तो पड़ेगा because otherwise it's going to be difficult. Okay, तो ये जो velocity हमको मिल रहा है vf, assuming कि ये maximum velocity है, right? Okay, so let this velocity is maximum. Therefore this vf आपको पता है maximum velocity in terms of simple harmonic motion is given by a omega, right? Okay, then you know what is omega basically. तो पहले तो आपको ये मिल गया अंडर रूट ऑफ 2000/4 and a omega. How you are going to solve this? This is very important. a फाइंड करना है क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन इज x इक्वल टू a. मैंने आपको पहले ही बताया आपको. ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ k by m, राइट? गुड. k दिया है, यस. m किसका m? यहाँ पे हो जाती है गड़बड़. किसका m? यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट दे आर स्टक टुगेदर, तो वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल M.
where capital M is nothing but mass of the object and mass of the platform. तो आपको मिल जाएगा A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M बाई K अंडर रूट ऑफ 2000/4 अंडर रूट ऑफ 2000/4, वो बाद में सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग. मास इज 4 एंड K वैल्यू इज 1.25 इंटू 10⁻6, ये रूट में है. और ये भी 2000 को आप लिख सकते हो 400 इंटू 5, 400 मतलब 20 रूट 5 अपॉन 4. तो ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको. यू हैव टू सॉल्व दिस. आफ्टर सॉल्विंग दिस यू शुड गेट आंसर टू बी 2 सेंटीमीटर. ये पूरा सॉल्व करने के बाद मैं वापस बता रहा हूँ क्वेश्चन. There's a body of mass 1 किलोग्राम which falls freely from height 100 मीटर. अब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सॉल्व कैसे होता है, क्योंकि सॉल्व होता है डायरेक्टली. हमको बेसिक्स पता होना चाहिए कि a body falls मतलब u equal to 0, राइट. करेक्ट. फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर की हाइट से फॉल हुआ मतलब 100 मीटर तक आ जाते स्पीड गेन कर लेगा. स्पीड गेन करेगा मतलब कैसे लिखोगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस. u तो 0 है तो v स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस. तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 a की जगह पे g, s की जगह पे h, तो अंडर रूट ऑफ 2g h, 2 into 10 into 100, that is 2000. Velocity of the object after covering a distance of 100 meter is under root of 2000. Correct, right? This is what you should know. ये आपको पता होना चाहिए. ये किसका वेलोसिटी है, ये पहले ऑब्जेक्ट का जो मास प्लेटफॉर्म पे गिरने वाला है. प्लेटफॉर्म पे गिरने के बाद वो दोनों साथ में स्टिक हो जाते हैं एंड देन दे ब्रिंग अ कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, क्योंकि प्लेटफॉर्म एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है. तो मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब एम्पलीट्यूड एक ही बार हो रही है. यहाँ पे हमको यहाँ पे इनलास्टिक कोलिजन अप्लाई करना पड़ेगा. वो अप्लाई करने का तुमको मिला v फाइनल इक्वल टू v1. v1 वाज द फाइनल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट 1 व्हिच वाज फॉलिंग एंड आफ्टर 100 मीटर द वेलोसिटी वाज 2000 अंडर रूट ऑफ 2000. तो vf मिल जाएगा फाइनल किसका, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 का स्टिक होने के बाद का. तो ये मिल गया 2000/4, राइट. अब ये जो वेलोसिटी है, लेट अस अज्यूम कि ये वेलोसिटी मैक्सिमम है. किसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है ये प्लेटफॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दोनों कंप्रेस हो गए, उसका मैक्सिमम की बात चल रही है यहाँ पे. दैट इज ए ओमेगा एंड ओमेगा इज रूट ऑफ k बाय m. कौन सा m? m1 प्लस m2. पहले मास जो फ्रीली फॉलो था और प्लेटफॉर्म, उसको सॉल्व कर लिया, एम्पलीट्यूड मिल गया. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड होता है, तो हमको एम्पलीट्यूड ही पूछा है यहाँ पे, राइट. दिस इज हाउ you are supposed to solve this particular question. Okay, next. A particle undergoing simple harmonic motion has time dependent displacement which is given by, so this is given by x is equal to a sine of pi t by 90. The ratio of kinetic to potential energy of the particle at t equal to 210 seconds will be. Question is very simple. The ratio of kinetic to potential energy. Okay, हमको पता है kinetic energy upon potential energy is equal to half k under root of a square minus x square upon half k x square. है ना, राइट है ना, गलत है ये, क्योंकि this is where things go wrong. If you remember, अच्छे से अंडर रूट नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है. वी ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो उसका स्क्वायर होता है. तो व्हाट आई एम सेइंग इज, while writing down kinetic energy you must remember this is half mv square. You must also remember half mv is omega under root of
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट नहीं आता है और एम ओमेगा स्क्वायर होता है के, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि दिस इज वन कॉमन सोर्स ऑफ एरर। ओके, so this is one common source of error which you need to understand, that there is no under root here. So if you want to solve this question, a square minus x is again a sine of pi t by 90. So a square sine square pi t by 90 upon x is again a square sine square pi t by 90. So what we can do is we can take out a square common, 1 minus sine square pi t by 90 upon a square sine square pi t by 90. Cancel 1 minus cos square theta, sine square theta is cos square theta, cos square pi t by 90 upon sine square pi t by 90 which is cot square. पर ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं करना तो भी कोई इशू नहीं है, अगर cot वॉट के टर्म में नहीं लाना तो नहीं लाना, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। So that is cos square pi t by 90, what is t, 210 seconds, upon sine square pi 90 or t is 210 seconds. Okay, right. Good. So this is how it is. Right. Now the thing is, how do you solve this? 3 का फैक्टर है, या तो 0 0 काट ही दो आप, 3 7 जा 3 3 जा 7 पाई बाई 3, तो ये आ गया आपका cos स्क्वायर 7 पाई बाई 3 अपॉन साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 3 साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 3। तो cos स्क्वायर 7 पाई बाई 3 ये आपको फाइंड करते आना चाहिए, because if you don't know that then there's a problem. How can I write down cos square 7 pi by 3? I can write down 2 pi plus pi by 3. Sin square also sin square 2 pi plus pi by 3. आपको पता होना चाहिए cos of 2 theta 2 pi plus theta is cos theta, sin of 2 pi plus theta is sin theta, और ऊपर तो स्क्वायर भी है, तो ये आएगा आपका cos स्क्वायर पाई बाई 3 और sin स्क्वायर पाई बाई 3। cos ऑफ पाई बाई 3 मतलब cos ऑफ 60 डिग्री इज हाफ, और उसका स्क्वायर है, ये है √3/2 का स्क्वायर नीचे, तो सॉल्व करने में 1/3 आंसर आएगा, 1/3 ऑप्शन नंबर सी में है। राइट, क्लियर। डज एनी शॉर्टकट एग्जिस्ट? यस, इट एग्जिस्ट। एम आई गोइंग टू टेल इट टू यू? नो, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू सॉल्व बाई योर सेल्फ। आई कैन टेल यू अ हिंट कि आप इतना कुछ करने से सिर्फ एक्स की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड कर लो, दैट्स इट, that's it. So it is going to be, you will be able to find after t equal to 210 डालने के बाद आपको मिल जाएगा √3a/2। ओके, आपको x की वैल्यू √3a/2 मिल गई, तो सीधा x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है और सॉल्व करना है। यू डोंट हैव टू डू दिस मच लेंदी थिंग, बट जस्ट टू टेल यू एन अल्टरनेटिव अप्रोच, मैंने इसलिए बताया। एक बार आपके पास x की वैल्यू है, आप सीधा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो x की वैल्यू को, यू डोंट हैव टू डू दिस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ऐसा भी होता है, so you can just do that way also. That was the only intention to go in a long way. Simple है, right? Good.
Next question. A simple pendulum of length 1 meter is oscillating with an angular frequency 10 radian per second. The support of the pendulum starts oscillating up and down with small frequency of 1 rad per second and an amplitude of 10 power minus 2. The relative change in the angular frequency of the pendulum is best given by. Good. तो ऐसा है कि हमारे पास पेंडुलम है, पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी दिया है एंगुलर, बिकॉज पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग, pendulum is oscillating and the frequency of pendulum is given to us. ओके, पेंडुलम का लेंथ भी दिया है 1 मीटर का. अब क्या है कि ये जहां पे पेंडुलम को लगा के रखा है ना, ये रिजिड सपोर्ट, दैट इटसेल्फ स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, मतलब ये खुद सपोर्ट ही ऑसिलेट कर रहा है. जहां पे पेंडुलम को टाई किया है वो खुद ही ऑसिलेट करने लग गया विद एम्पलीट्यूड 10 पावर माइनस 2 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ around 1 radian per second. So what will be the relative change in the angular frequency of the pendulum? That is what they are asking you. What you should know is omega is under root of g by L, right? यहाँ पे आपको काम में आता है 11th का बेसिक्स. क्यों? Because in 11th you have learned something called as propagation of errors या फिर combination of errors. तो ओमेगा आपके पास आ गया g by L raised to half, मतलब ऐसा. अब जब मुझे चेंज निकालना है किसी क्वांटिटी में, तो यहाँ पे प्रोपगेशन ऑफ एरर या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का फॉर्मूला लगता है, दैट इज डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा, रिलेटिव एरर बोलते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू हाफ डेल्टा जी बाय जी अपॉन हाफ डेल्टा एल बाय एल. दिस इज द फॉर्मूला दैट यू मस्ट नो, राइट? बट वेट अ मिनट, is the length of the pendulum changing? No, length of the pendulum is constant. What is changing is g, क्योंकि pendulum जिस support पे लगाया है वो ऊपर नीचे आएगा, तो g is a function of height. So this is where you need to simplify your calculations. So what you can say is omega is proportional to under root of g since L is constant. Therefore omega is g raised to half. Proportional to मतलब आप लगाओ वो फॉर्मूला, डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा इज इक्वल टू हाफ डेल्टा जी बाय जी, राइट? डेल्टा जी इज ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ द सपोर्ट. ये इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट था, सपोर्ट इटसेल्फ इज ऑसिलेटिंग. सो चेंज इन acceleration due to gravity delta g is because of oscillation of the support. Right? Good. How do you find out delta g? That is very important. Okay? Delta g कैसे निकालते बताना चाहिए. Delta g is equal to 2 omega 1 square into a1 square. Omega 1 मतलब frequency of the support. Omega 1 is angular frequency of the support and a1 is the amplitude of oscillation, of course, of the support, amplitude of oscillation. इसका मतलब what does this mean is delta omega by omega is half, delta g is 2 omega 1 square a1 square by g, half half तो गया.
ओमेगा 1 दिया है, यस। A1 दिया है, यस। G दिया है, यस। तो इजी है। रिलेटिव चेंज पूछा है ना, इसलिए डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा पूछा है, ये समझना है तुमको। मैं वापस बताता हूँ क्वेश्चन, इफ यू वांट आई विल रिपीट इट। ओमेगा 1, ओमेगा 1, ओमेगा 1, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओमेगा 1 इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सपोर्ट, मतलब 1 स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड भी 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू इफ आई टेक 10, तो दैट इज गोइंग टू बी 10 पर माइनस 4 अपॉन 10, मतलब 10 पर माइनस 5 आएगा रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 10 पर माइनस 2 का स्क्वायर, 10 पर माइनस 4 और नीचे 10 है, ऊपर जाके एक और बार माइनस होना चाहिए। ओमेगा स्क्वायर A1 आएगा, ये A1 स्क्वायर नहीं आएगा, अदरवाइज इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट। ओके, कोई बात नहीं, सिर्फ यही चेंज है। दिस इज व्हाट द चेंज इज। गुड। मैं वापस क्वेश्चन समझा रहा हूँ। क्वेश्चन एक्चुअली इट्स प्रीटी सिंपल। द ओनली थिंग इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फॉर्मूला कहाँ से आया। सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जो ऑसिलेट हो रहा है। सिंपल पेंडुलम जो ऑसिलेट हो रहा है वो एक रिजिड सपोर्ट पे है, और जो रिजिड सपोर्ट है, दैट रिजिड सपोर्ट इटसेल्फ, सॉरी, सिंपल पेंडुलम वाज oscillating, and the rigid support on which this simple pendulum was tied itself starts vibrating, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि रिजिड सपोर्ट ऊपर नीचे होगा, मतलब जी चेंज होगा। और आपको पूछा है व्हाट इज द रिलेटिव चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हमको पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अंडर रूट ऑफ L by G, अंडर रूट ऑफ G by L, बट L is not changing। तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम की बात चल रही है यहाँ पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ पेंडुलम वेरीज एज G raised to half। फिर हमने रिलेटिव चेंज का फॉर्मूला 11th स्टैंडर्ड के पहले चैप्टर में ही सीखा था, लास्ट टॉपिक में था, प्रोपोगेशन ऑफ एरर या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, नॉट लास्ट बट समवेयर नियर लास्ट। हाउ डू यू राइट चेंज इन रिलेटिव चेंज इन एनी क्वांटिटी। अगर मेरे पास एक x क्वांटिटी है, अगर वो a रेज टू n और b रेज टू m से, या फिर a रेज टू n और b रेज टू m से बना है, तो हमेशा डेल्टा x बाय x इज n, जो पावर है वो पहले लिखते हैं, डेल्टा a बाय a प्लस m, फिर m ये न्यूमरेटर में होकर डिनोमिनेटर में फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा b बाय b ऐसा होता है। And I already have told you, that's why I gave you 3 days to go through 11th, क्योंकि मैंने उसमें ये क्लियर कट कवर किया है ये। तो applying that formula you have delta omega by omega as half delta G by G। Now this particular change in the value of G, delta G is equal to 2 omega 1 square A1, this comes from gravitation chapter। तो डेल्टा जी इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर A1 ये कहाँ से आया, that is left as an exercise for you। You have to relate using simple harmonic motion and gravitation if required। G को आपको, डेल्टा G को आपको फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजिड सपोर्ट उससे रिलेट करना है। डेल्टा जी आप सब्स्टिट्यूट करोगे, आपको मिल जाएगा ओमेगा 1 स्क्वायर A1 अपॉन जी, एंड जस्ट सॉल्विंग यू विल गेट 10 टू द पावर ऑफ -3 रेडियन पर सेकेंड एज। एक्चुअली ये गलत है। व्हाई इट इज रॉन्ग, आई टेल यू। रिलेटिव चेंज डजंट हैव डायमेंशंस। तो रेडियन पर सेकेंड जो बोला है ना, doesn't have dimensions, okay, doesn't have dimensions, because that is
बेसिकली रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, तो ये रेडियन पर सेकंड नहीं आना चाहिए, उसमें सिर्फ 10 पर -3 आना चाहिए. सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, राइट. सो your task is to do this particular formula of delta G.